नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। राजस्थान से 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच सरकार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने ट्विटर पर बम फोड़ दिया है। राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस में भारी घमासान दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इससे सरकार के भीतर उठ रहे बागी तेवरों को हवा मिल चुकी है। अशोक चांदना ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रंका को उनके विभागों का चार्ज सौंपने की बात कहकर सरकार में अफसरों के दखल पर मुहर लगा दी। अशोक चांदना के बागी तेवरों के पीछे भविष्य के सियासी संकेत छिपे हुए हैं। फिलहाल ये मुद्दा बड़ा सियासी टॉकिंग पॉइंट बन गया है। बताया जाता है कि अशोक चांदना लंबे समय से उनके विभागों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के दखल से नाराज हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के कामकाज के तरीकों से भी चांदना नाराज थे। लगातार हो रही अनदेखी की वजह से अशोक चांदना आखिरकार फट ही पड़े। सीएम के नजदीकी मंत्री का उनके ही प्रमुख सचिव से परेशान होकर इस्तीफे की पेशकश करना सियासी पारे को गर्म कर चुका है। राज्यसभा चुनाव से पहले इसे गहलोत सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इसकी भी संभावना है कि चांदना अब सचिन पायलट से भी हाथ मिला सकते हैं। चांदना की खेमा अदला बदली अब सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। नो डाउट एक जनप्रतिनिधि जो एमएलए का चुनाव जीत कर आता है, पार्लियामेंट जीत कर आता है, उसको जनता देवदूत समझती है। यदि उसकी कहीं नाराजगी है और ऑफिसर्स के कारण है तो उसकी नाराजगी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं भरोसा करता हूं इस बात का कि नो डाउट सरकार के मुखिया खुद डेमोक्रेटिक है, तीसरी बार सीएम, वो जल्दी बात करके और उनकी नाराजगी दूर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक एक एमएलए का सम्मान है पार्टी में। पार्टी सबसे मिलकर बनती है, सरकार बनती है, सबका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई सवाल उठाएं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त गुस्सा उन्होंने दिखा के ट्वीट किया है, तो अशोक चांदना की बात को सुनना, समझना और उनके ट्वीट को गंभीरता से लेना पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और मेरा ये मानना है कि वो खुद एक अच्छे बिजनेसमैन है, युवा बिजनेसमैन है, यूथ आइकॉन के रूप में उनको जानते हैं लोग। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान के, और खुद एक स्पोर्ट्समैन, स्पीड से काम करते हैं, बहुत अच्छे पोलो खिलाड़ी हैं और अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं खुद भी उनसे बात करूंगा और मुझे पक्का विश्वास है मुख्यमंत्री जी के और उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जल्दी बातचीत होकर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चिंतन शिविर हुआ तो उसमें कहा था युवा जो नेता है उनको आगे लाने की कवायद तेज की जानी चाहिए, लेकिन अब ये दिख रहा है कि जो युवा वर्ग के लीडर्स हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस का से नाराज होते हुए जा रहे हैं। इससे दूसरे जो विधायक है उनका भी मनोबल कम होगा। एक बात आप मानकर चलना, राजनीति किसी की मोहताज नहीं है। राजनीति में जब भी चुनौती हो और जनता के सामने आपको जवाब देना हो, तब एग्रेसिव होकर पॉलिटिकल लीडर लीडरशिप करता है। अशोक चांदना खुद बहुत बड़े ओलंपिक गेम करवाने जा रहे हैं राजस्थान में, मिनी ओलंपिक, और मेरा मानना है कि पिछली बार भी अच्छे गेम्स उन्होंने करवाए थे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि बड़ा इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स को लेकर, खुद चीफ मिनिस्टर भी इस बात को लेकर उनकी नहीं, देखो अब उन्होंने देखो किस तरह से कहा है मेरी जानकारी में, भाई अब ये अपनी अपनी सोच होती है, मैं किसी पे कोई टिप्पणी किसी तरीके की नहीं करना चाहती। आपको लगता है इंटरफेयर होता है अधिकारी? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ नहीं है अभी तक, तो आज तक हुआ नहीं है। लगातार 4 दिन में 4 विधायकों ने इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए, किस तरीके से देखते हैं? किसी का अगर कोई काम नहीं होता है तो ब्यूरोक्रेसी कौन सी, वो अलग कोई मशीनरी है, वो भी अपने ही लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी भी, अधिकारी भी अपने ही होते हैं। तो आपस में घर परिवार होता है तो कोई बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है। देखिए, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अब मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ चांदना साहब ने कहा है, उसके लिए जिस मामले के लिए आप पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बैठ कर उनको अपनी मुख्यमंत्री जी जो है वो इतने संवेदनशील है कि वो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, और मैं समझता हूँ मामला निपट जाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हो रहा है तो आपको लगता है कहीं इंटरफेयर? ये सब चीजें मैंने कहा ना जी कि हर आदमी अपने तरीके से चलता है। अब मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके का काम करने का तरीका है जी, जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किए हैं जी शायद राजस्थान में इससे बढ़िया बजट कभी आया नहीं है। जी
और उसको लेकर छोटी मोटी समस्या होती रहती है। मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुख्यमंत्री जी इसको जल्दी सेटल कर लेंगे। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर संविधान के अनुच्छेद के अनुसार से सरकार चलती है। एक मंत्री अगर कोई बात कहता है तो ये माना जाता है कि सामूहिक तौर पर मंत्रिमंडल की ये मंशा है। अब एक मंत्री का ये कहना कि नौकरशाही इतनी हावी है कि मेरा एक त्यागपत्र समझा जाए, ये दुर्भाग्य है। मेरे संसदीय जीवन में ये पहली घटना है जब सरकार का एक मंत्री ये कहे कि जलालत, मंत्री का पद जलालत भरा है। मैं समझता हूँ कब कांग्रेस के सत्ता के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि पानी बहुत तेज़ी से भर रहा है। इसी एक महीने की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा सत्ता के रूढ़ के विधायकों ने कांग्रेस को अपने ही दल के विरुद्ध में तीखी टिप्पणियाँ की हैं। कुंदनपुर विधायक जो हमारे हैं वो लगातार पत्र लिखकर कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर मंत्रियों का नाम इंदराज करके कह रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र बिधूड़ी हो, चाहे गणेश घोगरा हो, चाहे रामलाल मीणा हो, एक के बाद एक और तो और मुख्यमंत्री जी को सलाह देने के बने सलाहकार संयम लोढ़ा का संयम भी टूट गया है। इस प्रकार के आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, नौकरशाहों का इस प्रकार का शिकंजा किसा हुआ है कि सरकार और सरकार में जनप्रतिनिधि अब घुटनों पर रेंग रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दीपक राय जी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। संदीप जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है सर? क्या वाकई में ऐसा है कि अपने ही लोगों के वार से राजस्थान सरकार घायल हो रही है? राजस्थान में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में जो है अधिकार है और हमारी पार्टी, मैं हजारों बार बोलता हूं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इंटरनल डेमोक्रेसी के मामले में अगर कोई एक पार्टी आज भारतवर्ष में है तो सबसे ज़्यादा अगर इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं पर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो उस इंटरनल डेमोक्रेसी का बेनिफिट जो है, जाहिर सी बात है, कोई विधायक होगा, पार्टी का वर्कर होगा, सबको मिलेगा। उसी के तहत जो है हमारे मंत्री जी हैं, अगर ये बात कह रहे हैं तो वो उनका अधिकार है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। नहीं, अगर बात उनको ये सिर्फ बात अशोक लगती है, चांदना की नहीं है ना संदीप जी, बात सिर्फ अशोक चांदना की नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए सर, पिछले 1 हफ्ते में अलग अलग आपके विधायकों ने किस तरह के बयान दिए हैं या सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रही हैं। तो ये चीजें आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? और ये सब तब हो रहा है जब आपने थोड़े दिन पहले ही चिंतन शिविर किया सर। ये सब तब हो रहा है जब थोड़े दिन पहले ही चिंतन शिविर हुआ है। देखिए पल्लवी जी, एक भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है, जो देश का जो है सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, सबसे ज्यादा विधायक है, और वहां पर 200 विधायक सदन की बिल में धरना देते हैं। हम लोग कितनी चर्चा करते हैं उसके बारे में क्या कोई डिस्कशन हुआ? उसके बारे में क्या किसी ने जवाब दिया? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक वर्जन दिखा दीजिए मुझे। कम से कम हमारे यहाँ हमने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, वहां तो बंद कमरों में बुलाकर गाली देकर चुप करा दिया गया। हमारे यहाँ तो कम से कम डेमोक्रेसी है। वहाँ जो हमारे प्रभारी जो है उन्होंने ये बात रखी कि जो है उनकी आवाज सुनी जाएगी। अगर ये बात उन्होंने कही है तो वो जो है उसमें जरूर तथ्य होंगे, उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जरा बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी का अभी लेटेस्ट बयान में बता रहा हूँ आपको, योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता थानों की दलाली बंद करके तो अधिकारियों को देख लेंगे। मतलब 5 साल तक लूट रहे थे, तब तक तो पता नहीं चला कि अधिकारी कैसे यहाँ ठेलम ठेल लगाए हैं, कैसे यहाँ लूट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं था। तो ऐसे लोग आज जो भाजपा एक्सटर्नल डेमोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों का हनन कर दे रहे हैं, तो लोकतंत्र की लूट मच जाए। आप ये कहना चाहते हैं, नटशल बात ये है सर कि आपके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। आप बस इतना कहना चाह रहे हैं
कि आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, फिर उससे अगर पार्टी में टूट फूट की भी आशंका होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पल्लवी जी एक चीज और मैं कहूं। जी जी। पल्लवी जी हमारे यहाँ एक कहावत है, जहाँ चार बर्तन वहाँ खटपट होगी। अच्छा। लेकिन अगर उस आवाज को साउंड को कमरे में कर दिया जाता है तो आवाज बाहर नहीं जाती। खटपट भाजपा में भी होती है और इससे ज्यादा तो कहीं अंतर कला है ही नहीं है, लेकिन हिटलर शाही भी इनके यहाँ है, हमारे और इनमें इतना है। चलिए, प्रदीप भटनागर जी, उन्होंने आपका ही एग्जाम्पल दे दिया सर, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर अंदरूनी कलह है, अंतर कलह है, आपसी लड़ाई झगड़े हैं, तो वो सत्ता जाने या सरकार गिरने का कारण नहीं बनती। प्रदीप जी। प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार वॉइस ठीक करवा लेते हैं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अभी आवाज आ रही है आपको संदीप जी, प्रदीप जी की? आवाज वो ऐसे लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, ये सभ्यता वाली पार्टी कहते हैं। अगर कोई आपस में वाद विवाद होगा तो बैठ के निपटा लेते हैं, इसे लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं। ना निपटाने की बात कहाँ कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर हिटलर शाही चल रही है, बंद कमरे में गालियां देके आप लोग चुप करा देते हैं, ऐसा बोला अभी त्रिपाठी जी ने। अच्छा, क्योंकि कहने से क्या होता है, ये तो देख ही रहे हैं कि जो परिक्रमा करते हैं वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पे है ना, अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और शिवसेना के जो हमारे उद्धव जी है ना मुख्यमंत्री परिक्रमाबाज, वो जो 24 अकबर रोड की परिक्रमा करते हैं वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। देखिए अभी इनके प्रवक्ता हैं, मैं बोलता हूँ स्वामी जी हैं, मैं थोड़ा नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि जहाँ पे मुख्यमंत्रियों को कुछ नहीं पता होता, उनके सत्ता चलाने में, उनके शासन में यही होता है। और एक मंत्री, राज्य का मंत्री बहुत बड़ा दर्जा रखता है, और अगर राज्य का मंत्री ये बात कह रहा है, और वो भी सचिव के लिए, कि भाई देखिए कि जो इतने मंत्रालय सब उनको दे दिए, वो चलाने हैं। और अभी मैं उनका सुन रहा था, अभी मैं बोल रहे थे कि उन्होंने पहले भी गेम्स के आयोजन करे, 30 लाख लोगों का गेम का आयोजन उस मंत्री ने करा है, और पहले भी करा है, तो उसकी शैली बहुत अच्छी होगी और वो कार्य करते रहते होंगे। तो बहुत साधारण तरीके से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि नहीं वो होपलेस हो, घबराहट हो गई होगी इतने बड़े कार्यक्रम को लेके, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। इस समय राजस्थान की दुर्दशा खराब। अब सर एक बात बताएं, वो जब मीडिया उनसे सवाल कर रही है तो वो क्या कहेंगे? और उन्होंने एक बात ये कही कि वो काफी सारे कार्यक्रमों में व्यस्त थे, तो किसी टेंशन में आकर उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया होगा या ट्वीट कर दिया होगा, इसे गंभीरता से ना लिया जाए। वो अपने मंत्री की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो चीजों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देखिए मंत्री की बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो मुख्यमंत्री है जो अपने कार्य को ध्यान नहीं देते हैं, अशोक गहलोत जी, जिसने पूरे प्रदेश कहां से कहां जाके ला खड़ा कर दिया, मैं तो उस मुख्यमंत्री पे उंगली उठा रहा हूँ, उसकी मुख्यमंत्री की शैली पे उंगली उठा रहा हूँ, उसके काम पे उंगली उठा रहा हूँ कि आज राजस्थान का ये आज 5 साल में कहां से ला खड़ा कर दिया। जो 2017 से पहले जो राजस्थान हुआ करता था, तो राजस्थान को कहाँ ले गए? पता है राजस्थान कहां से कहां जा रहा था? कि राजस्थान में रेतीले एरिया में भी हरी भरी पेड़ पौधे लगने लगे थे, आज वो कहाँ चले गए? आज विकसित जो नई चीजें आनी थी वो कहाँ चली गई हैं? राजस्थान सरकार को जो चीजें आज करनी चाहिए तो उसे बहुत पीछे, आज वो कहाँ उलझी हुई है? आज वो उलझी हुई है पायलट जी में और अशोक गहलोत जी में। उनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे ही कसर इन्होंने पूरी कर दी दंगे करवा के। जो प्रदेश के जो मुकुट खराब करा है कांग्रेस ने, जो अब तक संभाल नहीं पा रही है, और जिन जिलों से अब तक कर्फ्यू नहीं हटाया जा रहा उसमें भी अशोक गहलोत ही जिम्मेदार है। और ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने का अधिकार तो पहले तो था ही नहीं, और जनता ने अगर चुना अपनी अपेक्षाओं को लेकर और वहां भी विफल रहे, तो ऐसे मंत्री को और इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनके मंत्री ही उनके कार्यशैली पे और अविष्कृत रहे। चलिए दीपक रॉय जी, आपका रुख करूंगी सर।
राजस्थान की अभी सियासत किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं सर, और उससे पहले इस तरह की उठापटक की स्थितियां बनी हुई हैं। ये सारी चीजें क्या सिर्फ राज्यसभा सीटों के लिए है, या वाकई में जो मंत्री जी कह रहे हैं कि वो इस जलालत भरे पद पर रह नहीं सकते, वो काफी समय से परेशान है? कांग्रेस के लिए खासकर जहाँ पे इतनी उठापटक चल रही है, अंतर्जला चल रही है, ये हर पार्टी में होता है। देखिए बीजेपी में वहाँ भी चल रहा था, राजस्थान में भी आप देखिए वसुंधरा राजे जी हैं, शासकीय दुनिया है, इन लोग का एक खेमा बना हुआ है, और गजेंद्र शेखावत जी का भी खेमा हुआ। लेकिन उससे अधिक ये घटनाएं ऊपर इसलिए नहीं आती है कि कांग्रेस की स्थिति जो पूरे देश में देखिए केवल 2 जगह मानी जाती थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो और जगह इनकी कमजोर होती गई है। तो यहाँ भी थोड़ा सा भी कुछ भी होता है वो पूरे देश में जो इन्वॉल्व होता है। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए आप जो इन्होंने बोला है, गहलोत जी बोला है कि वो ओलंपिक करा रहे हैं, 30 लाख लोग आएंगे, वो जिम्मेदारियों का प्रेशर होगा, इसलिए उन्होंने बोला। ऐसी बात नहीं है, अगर जिम्मेदारियों का प्रेशर बचा के बात करते हैं, जिस तरह कोई ऐसे आम जनता नहीं है, चाहे विधायक ऐसे नहीं है, मंत्री है, डेली ये लोग मिलते होंगे तो आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर के बाद ट्विटर पे आके कहना और बाहर मतलब मीडिया में कहना, ये चीज थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। तो खासकर ये देखिए सबसे बड़ी आज का कांग्रेस जो है कैसे कमजोर हो गई, कोई नेतृत्व भी शायद कमजोर, तो उसका जो है एक तरह से रिफ्लेक्शन है, उसका जो वो है उस प्रभाव के वो राज के पड़ता है। ये चीज और बढ़ती जाए, अगर नहीं इसको रोक उसके लिए बहुत ही मतलब एक तरह से नुकसानदायक होगा। इस तरह की भी संभावनाएं दीपक जी जताई जा रही हैं कि अगर चांदना पद छोड़ते हैं या इस्तीफा देते हैं, हालांकि ये संभावनाएं कम है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए, लेकिन सचिन पायलट के खेमे में जाने की संभावना ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि भविष्य में बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए वही है, राज्यसभा के इलेक्शन में और भी इलेक्शन है, तो कहीं खेमा जो पार्टी देखिए एक वो मंत्री है, ठीक है, सही बात, उनके जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लास्ट एक वीक से देखिए पूरे सप्ताह में कितने लोगों ने लास्ट इस्तीफा दिया। तो इस तरह की जो चीजें शायद खासकर कांग्रेस से मतलब आप बहुत ही गंभीर कही जाएगी तो आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो जहाँ कांग्रेस को यह चीजें बहुत ही कमजोर करती, जहाँ बीजेपी इतनी स्ट्रांग है पूरे देश में, तो उस तरह की चुनावी रणनीति को इसके लिए सामना करना बहुत मुश्किल होगा अगर इसको घटना के। चलिए संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए संदीप त्रिपाठी जी, प्रदीप जी की बातें तो आपने सुनी ही थी, लेकिन मेरा सवाल भी ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट के खेमे में चले जाएं? हालांकि शुरू से ही अशोक चांदना अशोक गहलोत के इतने करीब रहे, हर चीज पर उन्होंने उनका साथ दिया। जब कांग्रेस वहां पर खुलकर 2 भागों में बढ़ गई थी तब भी अशोक चांदना अशोक गहलोत के साथ थे, लेकिन अब वो अपने ही मुख्यमंत्री के अधिकारियों से परेशान होकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो बात कहाँ तक पहुंच गई होगी? और क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि उनके सचिव कितना दुखी कर रहे हैं अशोक चांदना को? व्यक्ति या पर्टिकुलर जो है किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं। आज के डेट में अशोक गहलोत पूरे राजस्थान के। चलिए ठीक है, बोलिए। मैं जवाब दे सकता हूँ, मेरी बात है, इसका जवाब नहीं। तो जो है वो पूरे प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, तो चाहे सचिन पायलट भी हो और चाहे वो कोई भी हो, तो सबको मुख्यमंत्री हैं। और रही बात पायलट जी के खेमे, और खेमे आप लोग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, सहमति का अधिकार है, सबको होता है। और जो है मान के चलिए कि मेरा एक बात और अभी प्रदीप जी ने कही बहुत अच्छी बात, कि हर पार्टी में होता है। अगर हमारी चीजें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि इसमें पार्टी का जो नेतृत्व कमजोर है, इसकी वजह से आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंदिरा जी जैसी नेता, जिसको आप कहते हैं कि बहुत मजबूत लिया, आयरन लेडी बोलते हैं, उनके समय भी हमारे पार्टी के अंदर इस तरीके की चीजें निकल कर आती थी, और ये चीजें पब्लिक के बीच में जाती थी, ये साजिश था, ये कोई आज की बात नहीं है। उस समय भी इस तरीके की आवाज, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे हमारे पार्टी के अंदर से, इस तरह की चीजें होती रही। हाँ, ये दुर्भाग्य था कि जो है आपातकाल लगा, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर एक कार्यकर्ता उस बात को जाहिर नहीं ठहराता है, और उसके लिए माफी 1000 बार मांगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के जैसे भी हमारे प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ का मुख्यमंत्री बदल दे,
अरे भाई, आप मुख्यमंत्री बदलेंगे तो इसको बदलेंगे, खलेगा नहीं। बस बात इतनी है कि आपका जो तरीका है वो हम नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि अभी आपने कहा कि सरकारें नहीं गिरती हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई। अगर हम उनके तरीके से चलते तो ज्योतिराज सिंधिया जी के ऊपर 10 मुकदमे ला सकते थे, और वो कहीं कतई नहीं जाते, कतई नहीं जाते। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इनका अगर तरीका अपनाते हम तो मध्य प्रदेश में आज हम सत्ता में होते। लेकिन हमने लोकतंत्र का सम्मान किया, उसके संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया, हमने नैतिकता दिखाई। हम सरकार में भले नहीं है, लेकिन आज हमारे पास नैतिक बल है। अरे प्रदीप जी, मतलब क्या चाहते हैं कि पूरी फोर्स पड़ी रही, तो बता दीजिए और कैसे केस लाते हैं आप लोग, बता दीजिए। आपका शब्द पता है ना, आप क्या कह रहे हैं? आप एक मंत्री, आप एक कैबिनेट के मंत्री के लिए कह रहे हैं कि 10 केस ला देते, तो इसका मतलब ये काम आप लोग करते हैं ऑलरेडी। प्रदीप जी, मैं सवाल प्रदीप जी का नहीं सुन पाया हूँ, क्या आप उसको दोहरा देंगे? चलिए, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, फिर प्रदीप जी के सवाल में एक साथ सुना दूंगी आपको। जी, तो जो मैं बात कह रहा था कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है और ये चीजें होती हैं, बिल्कुल जो है ये सब टाइमिंग की बात है सर। आप अब मेरा सवाल पहले भी मैंने नहीं, आप बात सुनिए। आप चिंतन शिविर करते हैं, राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर होता है, उसके बाद आप मुझे बताइए ना सर, कितने विधायकों ने या आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। आप इसे महज आंतरिक लोकतंत्र के साथ कैसे बोल सकते हैं कि यह हमारा तो लोकतंत्र है? चिंतन शिविर में क्या सिखाया फिर, या आपने क्या चिंतन किया? ऐसी कौन सी चिंता में डूब गए आपके नेता कि अब इस्तीफों की बाढ़ आ रही है? अरे आ रही हूँ मैं भटनागर जी आपके पास। तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नकुल त्रिवेदी आ गए हैं, वो भी लॉयर है, बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। वो बात आपको नहीं दिखती है। कपिल सिब्बल जी को तो आप ले लीजिएगा, वो तो भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा तो बोले ही ना, उधार की पार्टी है। भाजपा के पास नेता क्या है? भाजपा तो उधार की पार्टी है। सपा से ले लिया, बसपा से ले लिया, कांग्रेस से ले लिया, सिलगोजर पार्टी के नेता ले लेते हैं। सिलगोजर पार्टी के बराबर, सुनिए, आप लोगों की काबिलियत है, भाजपा के मूल कार्यकर्ता और मूल लोगों की क्षमता ये है कि सिलगोजर पार्टी का सिलगोजर नेता चाहेगा, उसके पीछे बैठेंगे। इनकी क्षमता ये है, और यहाँ बातें बड़ी बड़ी करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी तो पार्टियां उधार की आइडियोलॉजी है। आपकी आइडियोलॉजी पूरे भारत में कौन सी नेता को आप मानते हैं? आपकी आइडियोलॉजी किसकी है? अरे आपका सब कुछ उधार का, दूसरों का आक्षेप लगाते हैं। आप है क्या? उधारी जिस दिन चुकता कर देंगे आप खत्म हो जाएंगे। पहले की चिंतन शिविर में ये हुआ कि जो आपने डकैती डाल रखी है, भाजपा ने जो डकैती डाल रखी है, उस डकैती को कैसे बंद किया जाए, ये चिंता हो रही कि 15% महंगाई है, एफडी पर 4% ब्याज दे रहे हैं, इस पर कैसे काम हो? आप किसानों की हालात ये है कि वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, ये कैसे रुके, इससे बात हो रही है। रोजगार खत्म हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। इन सारी समस्याओं से अगर कांग्रेस पार्टी निजात दिला सकती है तो अपने नेता तो रोकिए सर। बिना नेताओं के कौन सी पार्टी चलाएंगे आप, ये तो बताएं। आपके सारे नेता आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। जनता की उम्मीदें अगर आपसे जुड़ी हुई हैं तो उन उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगे आप? हमने दी 5वें नंबर की व्यवस्था विश्व दी, वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना अभी संदीप जी। अगर अभी इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं तो इन समस्याओं का निवारण आपके पास है। आप आइए ना सत्ता में, लेकिन उसके लिए आपके पास नेता होने जरूरी है। आपके नेता तो आप ही का साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। बिना नेताओं के कौन सी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, या आप कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे काम करेंगे? आप लोगों के सामने क्या संदेश लेकर जा रहे हैं कि आपका खुद का मंत्री आपसे परेशान है, तो आप जनता को कैसे सुख दे पा रहे होंगे? पर भाजपा हो गई या अन्य पार्टियां बहुत सारे सवाल उठाया करती थी, लेकिन जब इनके पास जाते हैं तो अब्बा बन जाते हैं इनके। हमारे यहाँ रहते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचारी है, ये लूट खसोट वाले हैं, लेकिन भाजपा में जाते ही पिताजी की तरह पिता तुल्य सेवा होती है। तो आप किस आइडियोलॉजी के आधार पर
सवाल खड़े करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है, फिर आपके पास चले जाते हैं और हमारे पास अच्छे नहीं थे, हमको चले गए, हमने आपकी आवाज सुनी, आप विपक्ष के नेता है, जनता ने उनको रिजेक्ट किया, वो चले गए, अच्छी बात है। आपके पास जाते हैं, प्रियंका जी का ये बता दीजिए। चलिए नीति सिंह जी प्रियंका जी के लात मार के क्यों चली गई, थोड़ा बता दीजिए। तो चली गई बात करेंगे सर, सुप्रिया आप साथ चली बोलेंगे, गई, लात मार के प्रियंका जी के, थोड़ा बता दीजिए। ठीक, बोलिए प्रदीप भटनागर जी। संदीप जी मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार प्रदीप भटनागर जी के सवाल आप भी सुन लीजिए, क्योंकि एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। प्रदीप जी। कह रहा हूँ कि अदिति सिंह क्यों चली गई, कांग्रेस छोड़ के एमएलए की पद से इस्तीफा देके, थोड़ा सा बता दीजिए। नितिन प्रसाद क्यों चले गए, बहुत सारी लिस्ट है। प्रदीप जी मैं दोबारा रुक करूंगी, आपका इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, एक बात तो साफ है सर, आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी जो कह रहे थे कि आपके अपने बड़े नेता कौन से हैं, आप ज्यादातर नेता तो कांग्रेस पार्टी से ले रहे हैं, ऐसा उनका भी मानना है और ऐसा हमें भी लग रहा है, क्योंकि उनके यहाँ से जो भी निकलता है वो आप ही के पास क्यों आता है। कुछ एक उदाहरण छोड़ दिए जाए जो नाम अभी आप गिना भी रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक बैनर है भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ा बैनर है देश का, और क्या विश्व का बैनर है, और सरकार और सत्ता में बैठी है और प्रदेशों में बैठी है। जितने बड़े नेता हैं जो केंद्रीय स्तरों पे उन्होंने काम कर रखा है और अपनी शुभेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उनमें नेतृत्व तो करने की क्षमता है, तभी आ रहे सोच के कि हाँ भारतीय जनता पार्टी में एक सोचा जाता है, एक कार्यकर्ता के बारे में ईमानदारी है, कार्यकर्ता के बारे में कार्यकर्ता को बैठाया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे जिला स्तर हो, स्तर के अध्यक्ष हो, वो अपने कार्यकर्ताओं से बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और देखिए एक दूसरे की सुनते हैं। ये एक शैली है जो कांग्रेस में खत्म हो गई है और यही आज चीज देखने को मिली। जो कांग्रेस में जो जितने भी वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता गण आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ समानता से सब एक साथ बैठते हैं, एक शैली है। जो कहने को जो मर्जी कुछ लोग बोलते रहे, मैं खत्म करूंगी। देखिए आज अगर हम राजस्थान की बात करें, आज राजस्थान में 5 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं और इनका कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, इन्होंने कोई काम करा हो जो हम एक बड़े गर्व से कह सके कि हमारा राजस्थान नंबर 1 पे है, या हमारा राजस्थान जो टूरिस्ट में जो विदेशी आते थे नंबर 1 पे था, आज वो खत्म है, बिल्कुल जीरो कर दिया उन्होंने। इतना जीरो कर दिया कि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल राजस्थान गिर के कहां से कहां 17 से आप ले लीजिए, कहाँ 6% इनका वो था बेरोजगारी का, आज वो 36-38% पहुंच गया है। इस विषय को लेकर राजस्थान में अगर गंभीरता से हम अगर लेना चाह रहे हैं और हमारा काम है बोलने का, अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री ने अगर राजस्थान के विषय में कोई विकास का काम कहीं ले जाके खड़ा कराओ तो हम भी एप्रिशिएट करें, अपने मुख्यमंत्री को ताली बजा के स्वागत करें कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान के लिए ये कार्य करके दिया है, कि हाँ बड़ी अच्छी बात है। मगर उल्टा क्या किया, कोविड के टाइम में आईसीयू के बेड ही बेच दिए, इन्होंने ये काम किया, वेंटिलेटर बेच दिए, प्रियंका जी ने वहां से 10 लाख मास्क चोरी करा लिए। ये काम कांग्रेस ने वहां पे किया है। क्या करा है, 4 राज्यों में मुख्यमंत्री जी ने दंगे दिए जो अब तक समझने में नहीं आ रहे। ये इनकी शैली है। कौन सा रोड, कोई ब्रिज हाईवे चालू कर दिया हो, कोई नई चीज बनाई, थोड़ा सा बताया जाए कि विकास में, राजस्थान के विकास में प्रथम पंक्ति में आज राजस्थान ना खड़ा हो। और राजस्थान को दंगाग्रस्त और बना दिया उन्होंने। पहले उत्तर प्रदेश कहा जाता था और आज देश में नंबर 1 दंगाग्रस्त अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, बलात्कार में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। हर चीज में राजस्थान आज नंबर 1 चल रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था राजस्थान की नंबर 1 थी, आज वो भी कहां से कहां खड़ी हो गई, ये कोई भी ध्यान नहीं है। लाइट का तो बस पूछिए मत कि लाइट तो एक देखने लायक रह गई। अगर दिख जाए राजस्थान में किसी गाँव में एक दिन में लाइट तो बहुत बड़ी गरीब है।
आज राजस्थान को 5 वर्ष की ये मिला है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी हो जी। गया? जी जी जी, मैं जवाब दे दूं? बताइए जी? बताइए त्रिपाठी जी बताइए। राजस्थान के विषय में बोलेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। तो कहीं की बात नहीं करेंगे। पहली बात तो प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है, आप कहाँ कौन से राज्य में पॉलिटिक्स करते हैं? पर्सनल सवाल है, माफी के साथ पूछना चाहता हूँ, कौन से राज्य में आप पॉलिटिक्स करते हैं? कौन से राज्य में आप पॉलिटिक्स करते हैं? मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रदीप भटनागर जी, संदीप त्रिपाठी जी जानना जी, चाह आपसे रहे एक हैं, सवाल। आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन से राज्य में आप मैं राजनीति करते भारतीय हैं? जनता पार्टी की मैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करता हूँ और पूरे राष्ट्र के लिए बोलता हूँ, चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, और चाहे कौन सा है? मैं सबके लिए। और मैंने अगर आपसे राजस्थान के विषय में अगर पूछा तो भागिए मत, इधर इधर ये बात भूल गया, भागिए मत। कौन से राज्य से हैं? कौन से जवाब राज्य दिया से आपने, नहीं हैं? राज्य से हैं? प्रदीप जी, कौन से राज्य से हैं आप? बताएंगे कौन से राज्य से हैं आप? जी, राज्य मेरा उत्तर प्रदेश है। बस हो गया। आप ये बताइए, अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ बैठकें होती हैं, संवाद होता है, आपने कौन सी बैठक में अब तक हिस्सा लिया है? भगवान राम की कसम है आपको, ईमानदारी से बताइएगा, एक साल में कितनी बैठक, चुनाव के अलावा आपने कितनी बैठक 5 साल में की है, और इसमें कितनी बार की है, संवाद किया है, जरा बताएंगे आप? क्या आप लफाजी मारते हैं टीवी पर बैठकर? देखिए सुन लीजिए बता देता हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है, जिस सभ्यता से और जिस सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ, ये दिखाती है कि जनता पार्टी ने क्या सिखाया है, क्या। अरे भाई, आपको भगवान राम की कसम, आप बता दीजिए कितनी बैठक में हिस्सा लिए हैं, 6 महीने में कितनी बार बैठे हैं आप, बताएंगे आप? देखिए, हमारे तो बैठकें चलती रहती है, समन्वय बैठक चलती रहती है हमारी, छोड़िए आप चलती रहती है। आप फिलहाल राजस्थान बताइए कि राजस्थान की दुर्दशा इतनी क्यों है, भाई बताइए आप। राजस्थान से क्यों हो गया, ये बताइए आप। सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं जो एनवी के दर्शकों को बताना चाह रहा था, एनवी के दर्शकों को वो बात पता चल गई है, पैनल में बैठे हुए सारे लोग समझ गए कि आप लोग कैसे लफाजी मारते हैं। उसी लफाजी को मैं खोल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान बड़ी दुर्दशा है भाई। मतलब अभी हमको 4 साल सत्ता में हुए, 5 साल पहले तो वहाँ राम राज था, वहां पर तो एकदम पूरा सब सोने की रोडें बनी थी, और एकदम सब कुछ एकदम हनाहन था कि अरे 5 साल पहले आप ही थे महाराज, वहां पर कंपनियां किसने बेची? क्या होता है साहब? सुनिए ना, आप अब दे रहा हूँ, धैर्य से सुनिए। हमने कंपनियां बेची, टायर कंपनियां हमारे समय में भागकर गुजरात गई, राजस्थान से सारी टायर कंपनियां। संदीप जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, तो हम दोबारा आपकी फोन लाइन कैच करवा लेते हैं। दीपक जी, मैं आपका रुख करूंगी तब तक। सर, बात वैसे तो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में हो रही है, अब चूंकि पक्ष विपक्ष बैठे हुए हैं तो सीधी सी बात है कि जगह जगह की बातें उखड़ेंगी, लेकिन सवाल ये है कि 3 से 4 दिनों में राजस्थान में ये चांदना जी पहले इंसान नहीं है, उनके अलावा आप घोगरा जी देख लीजिए, संयम लोढ़ा जी देख लीजिए, बिधूड़ी जी देख लीजिए, एक के बाद एक इस्तीफों की पेशकश और अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दिए गए। ये क्या दर्शा रहा है, और क्या ये कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही? ये सभी बात सही कहते कि जो अंतर कला के लिए चाहे कुछ अंतर कला भी है तो कहीं कहीं कोई सुलझाने वाला जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व होता है, जो संगठन होता है, जो सुलझाने की कोशिश करता है। देखिए, हम कांग्रेस जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस में जो आप पूरे देश में देखिए जिस तरह से लोग भाग रहे हैं यहाँ से, जिस तरह से रिवोल्ट हो रहा है, तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अपने नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उससे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कहीं के इलाका कोई नियंत्रण नहीं है। उसी को लोग कहते हैं नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर होता है, कमजोर होता रहा है, तो कोई चीज दिख नहीं रही। तो आज ही देखो राजस्थान की जो बात राजस्थान की जो बात हुई है, राजस्थान में वहाँ से तो छोड़ है कांग्रेस पार्टी से, तो इसलिए और राज्य की राजनीति का छोड़ है। आप पंजाब देखिए बर्बाद हो गया, कांग्रेस की वहाँ गवर्नमेंट थी लेकिन वहाँ खत्म हो गए। दूसरी तरफ अभी गुजरात में वहाँ पे सीपा रेड्डी यही बोला कि नेतृत्व पे क्वेश्चन उठाया। तो सवाल है कि आप पूरे देश में कांग्रेस कमजोर है और उसको मतलब मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। आज हिंसक शिविर हुआ, हिंसक शिविर के बाद ऐसा बहुत बड़ा उनको जो डिसीजन लिया, उससे एक बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया
उसको एक ये बातें हुई, क्या क्या एक्सेप्ट लिए, इसकी बातें होनी चाहिए। तो जब तक ये जनता में संदेश दी जाएगी कांग्रेस पार्टी में जो है कुछ हो रहा है कि पार्टी को मजबूत बनाने के नमक नहीं डाल, तब तक कांग्रेस कब्जे रमती जाएगी। कोई भी घटना होगी तो कांग्रेस की पूरी तरह जो है पूरे कांग्रेस पार्टी को कब्जे करेगी। केवल राजस्थान की बात नहीं, आप राजस्थान देखिए एक तरह से आप सचिन कागज भी बैठे हुए हैं। अगर इसका गुटबाजी हो गई तो आने वाले समय में तो देखिए कांग्रेस के साथ पहुंचता है। तो इसे आंतरिक लोकतंत्र करार देना क्या सही है दीपक जी? नहीं, आंतरिक लोकतंत्र इस तरह नहीं चलता है कि आप पर्चा गलत कीजिए, आपके पार्टी के नेता भागते जा रहे हैं, आप कहते हैं बीजेपी अपने में मिलाती जा रही है, तो कब तक आप ये समाचार देखेंगे कि आपकी पार्टी के लोग छोड़ के चले जाए, पूरी कांग्रेस पार्टी खाली हो जाए, केवल गांधी परिवार है, कब तक समाचार देखेंगे? तो आप कमजोरी को मत छिपाइए। आप यदि कमजोर लोग भाग रहे हैं इसलिए आप यदि नहीं वो भाग रहे हैं बीजेपी उसको खरीद रहेंगे, तो कब तक आप ये सब देते रहेंगे? और अभी 2 बच्चे हैं चलते तो वो भी खत्म हो जाए। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी जो मजबूत है, सबसे बड़ी चीज है सवाल को सॉल्व कीजिए। आगे चिंतन शिविर इसी बात करती जो है उन्होंने नेताओं में यही स्वर हटाया कि हमारा नेतृत्व जो है वो कमजोर है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज भी कुछ भी वहां से नहीं निकला। आप चिंतन शिविर से कोई भी इस तरह की जो है बातें निकल के नहीं आई कि नहीं राहुल गांधी ये वो रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तो आप तब तक तमाशा देखते रहेंगे कि आपकी पार्टी को निकलते रहे और आप देखते रहे कमजोर होती जाए। ये चीज करना जरूरी। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, पल्लवी जी अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस लगातार बेच रही है, भाजपा लगातार खरीद रही है। तो हमारे पास है कुछ, हम बेच रहे हैं आपके हिसाब से। और एक चीज आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कांग्रेस में भागे, भाजपा में चले जा रहे हैं, तो फिर भाजपा फिर रहेगा क्या? राहुल जी की बात रहेगी कल को? वही नेता राहुल जी को नेता आज भी मानते हैं कि भाजपा तो खत्म है, भाजपा फिर रह कहाँ जाएगी? अगर यही चलता रहा तो भाजपा रह कहाँ जाएगी? बड़ी विडंबना ये भी है। दूसरा पहलू इस पर भी हमें विचार करना होगा, हमें नहीं, सोचना अगर होगा अगर कि राहुल क्या गांधी को भाजपा नेता मान ही कांग्रेस रहे बन रही होते है सर, क्या? तो जाते क्यों आपके पास से? राहुल गांधी को नेता मान रहे होते तो आपके पास से क्यों जाते? आपके विचारधारा पर चलने का अगर इनमें दृढ़ संकल्प इन्होंने लिया होता, इतनी हिम्मत हो रही होती, तो फिर आपकी पार्टी को बीच में छोड़कर इस तरीके से क्यों जाते? आपकी बनी बनाई सरकार ये नेता क्यों गिराते, अगर आपको वाकई में ये सब लग रहा है तो? देखिए पहले एक कूटनीति होती है, राजनीति का दावा। उसमें ये होता है कि घर में घुसकर हमारी रणनीति का हिस्सा है। आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। बौद्धिक लोग इतने भरे हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इतने छात्र हैं कि जेएनयू वालों कहते हैं आतंकवादी हैं। तो इतने बौद्धिक लोग, इतने क्षमतावान लोग, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के लोग, अगर कांग्रेस जैसे जिसको भ्रष्टाचारी कांग्रेस कोई पार्टी लोग तो है नहीं, सिर्फ विचारधारा है कांग्रेस की और लोगों से बनी हुई है, वो लोग अगर भाजपा में जा रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आपका वो तो सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए ना कि जिन पर आप सवाल खड़े करते थे वो आपके अंदर कैसे आ रहे हैं। और अगर आप जिनके विचारधारा को आप ये कहते थे, और इसकी बड़ी विडंबना देखिए, ये बड़े सोचने की बात है। अमित शाह जी आज गृह मंत्री हैं, वो 370 के संशोधन का, पहली बात तो हटा नहीं है, संशोधन का बिल राज्यसभा में लेके आते हैं, तब ये कहा जाता है कि अभी किसी से पूछिए कि आप 370 किसने हटाई, तो आदमी यही कहेगा कि मोदी जी ने हटाई। लेकिन देश का एकीकरण हुआ, देश का जो कुछ जो है हुआ उस समय, एकीकरण से लेकर शांति स्थापित करना से लेकर जो भी प्रक्रियाओं से उस समय देश गुजरा। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन भाजपा वाले कहेंगे कि सब कुछ वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं। इसलिए डरते हैं नेहरू जी से। आज उनकी परिस्थिति भी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि इसलिए डरते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से कि इतना बड़ा उनका विजन है, इतनी बड़ी सोच है कि अगर वो सोच आज भी जनता के बीच में, आज भी पब्लिक में हम अगर पूर्णता पहुंचा सके, और जितनी भ्रांतियां इन्होंने फैला रखी हैं, जितने दुष्प्रचार कर रखे हैं, उसको अगर हम काउंटर कर दे तो उनके नाम पर 20 साल हम सत्ता में रह सकते हैं। जितने बड़े डैम बने हैं उसकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू जी ने। IIT आज पूरे विश्व में हमारे यहाँ से लोग जो है इंजीनियरिंग करके जाते हैं
और जो है वहाँ के सीईओ बनते हैं, और मुख्य 50% से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पे हमारा कब्जा है, हमारे इंजीनियरों का कब्जा है बड़ी बड़ी कंपनियों की। वैसे तो आप देखेंगे 90% पे हम हैं। आप आ जाइए एम्स आ जाइए, हमारे यहाँ किससे मेडिकल पढ़ा हुआ है, आज कोरोना की वैक्सीन से लेकर कोई भी वैक्सीन बनी हो, हर वैक्सीन में अगर कोई है तो हमारे इंडिया से है, हमारे इंडिया के लोग हैं, उसमें अगर किसी की भूमिका रही है। इतनी तो सारी आपके यहाँ पास के उपलब्धियां हैं संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन उतना ही आप कमजोर क्यों हो रहे हैं देश में? क्या आप लोग अभी भी अपनी गलतियां या अपनी कमियों खामियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? मैंने 4 नाम गिना दिए सर राजस्थान के, उनमें से एक पर तो आप मुझे बताते कि वो किस वजह से जा रहे हैं या उनकी नाराजगी की वजह क्या है। विधूड़ी जी क्यों गए, संयम लोढ़ा जी का क्या नाराजगी की वजह है, गोगरा जी की नाराजगी की क्या वजह है, अशोक चांदना जी की नाराजगी की क्या वजह है, कुछ तो बताएं सर। इतना बड़ा इतिहास, इतनी सारी उपलब्धियां और सब सिफर, नतीजा सिफर कैसे हो सकता है? देखिए हमने एक बात कही कि ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है और ये सब चीजें चलती रहती हैं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पार्टी टूटती है, नए ग्रुप बनते हैं। कांग्रेस का कितने बार लोग, आपके यहाँ आउटगोइंग ज्यादा है सर, इनकमिंग कम है? इनकमिंग कम हो रही है, आउटगोइंग ज्यादा हो रही है सर आपके यहाँ? ये बढ़ जाएगी, समय आएगा तो हम सत्ता में होंगे। 2024 से पहले बढ़ जाएगी, लोगों का आना शुरू हो गया है। अब देखते रहिए, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ये टॉपिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। राजस्थान के जरिए भटनागर जी ने जो सवाल पूछे मुझे बहुत अच्छे लगे। आज पॉलिटिक्स में पक्ष हो या विपक्ष हो, हम अगर उत्तर प्रदेश में सवाल पूछते हैं, कोई सवाल। प्रदीप जी मैं आ रही हूँ, प्रदीप जी थोड़े 2 मिनट का वक्त दीजिए। प्रदीप जी मैं आ रही हूँ। को लेके कोई आपने जवाब दे दिया ना भटनागर जी 2 मिनट का वक्त दें सर, दोनों एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, आप दोनों समझिए इस बात को। संदीप जी की एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं भटनागर जी 2 मिनट में आपके पास लौट रही हूँ। संदीप जी। जी भटनागर जी, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, बिल्कुल हमारे पार्टी में जो भी सवाल उठे हैं पार्टी उसका जवाब दे रही है। हमारे प्रभारी महोदय के आप पहले डिबेट के पहले बयान चला, उसको आपने सुना होगा। गहलोत जी पुराने पॉलिटिशियन हैं, हमारे नेता हैं, वो उसको जो है संज्ञान लेंगे। और जैसे भी आपने बताया कि उनके सानिध्य में ही चंदाना जी ने पॉलिटिक्स की शुरुआत की और उन्होंने आज जो कुछ भी है उसमें जो है गहलोत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ, हर एक पार्टी में जो है नेतृत्व बदलता है, परिवर्तन होता है। मुझे उन 4 नामों की, आप उन 4 नामों की नाराजगी की वजह सर एक एक करके बताएंगे त्रिपाठी जी। आप सोच लीजिए कि वो 4 नाम जो मैं आपको गिना रही हूँ और 1 हफ्ते के भीतर ये सारी चीजें हो रही हैं और आपके चिंतन शिविर के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है आपका मैं जवाब लूंगी। उससे पहले मैं एक बार भटनागर जी का रुख कर लेती हूँ। प्रदीप जी, बात सर ऐसी है कि जितना ऊंचा और सीधा खड़ा हुआ पेड़ होता है आंधी में सबसे पहले वही गिरता है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा झुका हुआ और नम्र रहना जरूरी है? या फिर ये किस तरह का अहम है कि वहां से सब हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और ऐसा है और वैसा है, हम तो कांग्रेस मुक्त कर देंगे? राजपूत जी, आपने बहुत बढ़िया बात की है और बहुत 100% बात। भारतीय जनता पार्टी पीपल का वृक्ष है जो हर आदमी सांस ले सकता है, हर आदमी उसके नीचे बैठ सकता है छांव में। मगर गांधी परिवार ने कांग्रेस को बना दिया है सफेदे का वृक्ष, ना वो पानी रुकेगा ना छांव देगा और उल्टा जो है धरती का पानी पी जाएगा सारा। और आज गांधी परिवार, सर मैं बीच में नहीं, प्लीज सर गुजरात के गृह मंत्री थे, उनसे सांस लिए वो ऐसे सांस। क्या हुआ उस बारे में है जवाब आपके पास? प्रवीण तोगड़िया मोदी जी के घनिष्ठ मित्र, एक छोटा सा सवाल पूछा उनके आप कांग्रेसियों में बहुत गंदे आदत है। ये आप कांग्रेसियों का बहुत छोटापन है, बहुत छोटापन है बीच बोलने का। सर अपनी सुधारे यार। सर आप बहुत देश की पहली पार्टी के, पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता है, थोड़ा सा बीच में संयम रखिए सर, संयम रखिए प्लीज, संयम रखिए। गांधी का ये आपने कहा ये भारत जवाहरलाल नेहरू जी का है। सुन लीजिए, बोलता हूँ मैं, बोल लेता हूँ, आप बीच में सुनिए, बीच में ना बोलिए कृपया प्लीज। मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रतापगढ़ वाली मत दिखाइए, सुनिए।
मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये देश भटनागर जी रिक्वेस्ट है, पर्सनल कमेंट नहीं सर, इस तरह की लैंग्वेज यूज मत कीजिए। वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। प्रदेश के अंदर मेरे प्रदेश में पार्टी जी, आप ये देश है, ये नेहरू जी का देश, ये देश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश है, ये देश है अम्बेडकर जी का देश है, जिन्होंने बलिदान और इसको लिखा, ये मना नहीं। आप इनमें से किनको मानते हैं? ये सर मैं आ रहा हूँ, मैं तो जवाहरलाल नेहरू जी को मानता हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू जी को मानता हूँ। कौन नेता गया था? अरे सर सुन तो लीजिए सर, अभी खुशखबरी दूंगा आपको, सुन लीजिए। ये वही जवाहरलाल नेहरू जी का देश है। जब युद्ध होता है पाकिस्तान से, जब फ्रांस से जीत आती है, तो मेनन जिसमें कमीशन खाई होती है, उसे जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान में आते ही पहले मंत्री बनाते हैं। ये सर प्लीज सर बीच में ना बोलिए, प्लीज सर, निवेदन है, चुप हो जाऊंगा। आप बीच में ना बोलिए सर, टाइम सुनिए। अरे भाई आप बोलो, आप बोलो, अरे आप बोलो, ये जो है खा गया, ये खा गया। अरे सर सुनिए, आप लोगों की वजह से कांग्रेस गड्ढे में जा रही है और हम लोग मट्टी डाल रहे हैं, थोड़ा मुंह खुला रह गया, मुझे मट्टी डाल के मुंह बंद हो जाएगा पूरा। सुनिए प्लीज, सुनिए, निवेदन है मेरा। तो कांग्रेस की जो बात बता रहा था मैं, नेहरू जी वाकई में देश सकता है। आज पटेल जी का परिवार कहाँ है, महात्मा गांधी का परिवार कहाँ है, जाकिर हुसैन जी का परिवार कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार कहाँ है? सुन लीजिए प्लीज, अरे सुन लो भाई, सुन लो, बीच में ना बोलो। आप ज्यादा बोलकर तेजी ना, प्लीज ज्यादा बोलकर तेजी ना दिखाइए। अरे सुन लो भाई, सुन लो, बीच में बोले जा रहे हो, कड़वा बोल रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे हो। कहाँ चलेगा सारे स्वतंत्र सेनानी के परिवार? आज गांधी परिवार ही क्यों बैठा है? कितना तीर मारते गांधी परिवार ने, जो गांधी परिवार सत्ता शासन को लेकर बैठा है हर जगह। बाकी कहाँ चलेगा स्वतंत्र सेनानी जिनको देश आजाद में कांग्रेस का झंडा लेके चले? अरे फिर बीच में बोले आप, फिर बीच में बोले आप, अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं? बात करेंगे, मैं दोनों को सर एक एक करके बात करेंगे प्लीज, प्लीज समय कम है सर, इस तरह की बहस के लिए अभी समय बाकी नहीं है, नहीं तो मुझे दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। एक एक करके बात करेंगे प्लीज। पल्लवी जी जवाब इनके पास है नहीं बोलने के लिए, बीच में और आप प्रदीप जी अपनी बात थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए, उसके बाद मुझे एक एक रिएक्शन बाकी दोनों मेहमानों से भी लेना है। मैंने राजस्थान, आज विषय जो राजस्थान है और राजस्थान के विषय पे ही डिबेट थी और राजस्थान के विषय में ही बात करना चाहता था, मगर हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा गलत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए भी। और मैं देखा है कभी एक डिबेट पर नहीं रुकते, तितर बितर भाग जाते हैं बिल्कुल। मैंने राजस्थान के लिए 10 सवाल करा, एक जवाब नहीं दिया। आज वहां फिर वही बाल विवाद फिर शुरू हो गया, उसके विषय में कोई आवाज नहीं है। और मैं बता देता हूँ, जिस समय हमारे मुख्यमंत्री बैठी थी, बता देता हूँ वहां पे कितना विकास था। ना तो वहां महंगाई थी, लाइट की पूर्ण क्षमताएं थी, सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर था। अरे सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए, अभी से फिर बोले आप, अरे फिर बीच में बोले, अरे नहीं जनता को पसंद आया, जनता को नहीं पसंद आया, अगले जी बोलते हैं ना। दीपक राय जी, चुनाव कैसे हार गए? सिर्फ कांग्रेस नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी भी तो राजस्थान में 2 भागों में बटी हुई है, और जब चुनाव आएंगे विधानसभा के चुनाव, तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी मुसीबत का सबब हो जाएगा। ठीक है भटनागर जी, ठीक है प्रदीप जी, हो गया, ठीक है। दीपक राय जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएंगे तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, जो 2 भागों में इस समय बीजेपी वहां बटी हुई है, वो समस्या बनकर उभरेगी। पहले आपने सही कहा, लेकिन आज जो बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी देखिए बहुत ही संगठन मजबूत हो चुका है, मजबूत है कि हर स्टेट पे इनकी पकड़ है, हर कोई भी राज्य हो वहाँ के राजनीति में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अगर विपक्ष में भी है, तब भी वही पकड़ बनाए रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और भी जो उनके माध्यम है। दूसरी तरफ में संदीप जी ने बात किया, नेहरू जी की बात की, इंदिरा जी की बात की, देखिए अभी आज की पॉलिटिक्स, आज की कांग्रेस, उस समय कांग्रेस में जमीन आसमान था। अभी इन्होंने बहुत अच्छी नमन किया नेहरू जी को, और दूसरी तरफ इन्होंने आरएसएस बताया कि नागपुर यूनिवर्सिटी आरएसएस, देखिए आप भूल जाते हैं कि नेहरू जी ने आरएसएस को 26 जनवरी के पेड़ में शामिल किया था, तो वो रिस्पेक्ट किया था। तो आप कहीं उस चीज को भी फॉलो कीजिए जो पहले के नेताओं ने किया। दूसरी तरफ ये देखिए, आप इस तरह की छोटी छोटी जो अंतर कलह हो गए, अंतर कलह होता है कि इसको सॉर्ट आउट कीजिए, समाधान कीजिए, उन लोगों को शांत कराइए। अगर इस खेल मंत्री ने बोला है कि प्रमुख सचिव ने जो है
वो उनके कामों में दखल देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो सुनना चाहिए, गहलोत जी की इस तरह की बातें क्यों हो रही कि एक जो सचिव है उसका भी नौकरी पे हावी हो जाता है। बिल्कुल। या तो ठीक से दीपक व्यवहार साहब, नहीं करते जो हैं। वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है उनको देखकर यही लगता है कि कांग्रेस को अपने इतिहास से सीख लेकर भविष्य के लिए रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।